तो चलिए आज का टॉपिक डिस्कस करने से पहले हम ये जो मैथमेटिकल इक्वेशन है इसको डिस्कस कर लेते हैं और इस इक्वेशन से ग्राफ किस तरह का आता है उसके बारे में थोड़ी सी बात हम कर लेते हैं। ये जो इक्वेशन आपको दिखाई दे रही है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर, इसको बोला जाता है इक्वेशन ऑफ पैराबोला। जो बच्चे मैथमेटिक्स नहीं पढ़ते हैं 11th में, मान लीजिए जिन्होंने मेडिकल साइड ली है, तो थोड़ा सा सिर्फ उनके लिए मैं बता दूं क्योंकि मैथ वालों को तो पता होता है। पैराबोला मैथ की एक शेप का नाम है। जैसे आपने मैथ में बहुत सारी शेप्स 10th तक पढ़ी हैं। एग्जाम्पल के तौर पे सर्कल आपने पढ़ा, ट्रायंगल आपने पढ़ा, स्क्वायर आपने पढ़ा, रेक्टेंगल आपने पढ़ा, ठीक है। तो ऐसे ही मैथ में एक शेप होती है जिसके बारे में हम थोड़ा सा आगे चल करके देखेंगे, जिसको हम बोलते हैं पैराबोला। अब ये जो पैराबोला है इसकी शेप कैसी होती है, ठीक है, ये हम ड्रॉ करने के बाद समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले आप ये समझ लीजिए कि मान लो आपको कुछ नहीं पता पैराबोला के बारे में, जस्ट आपको ये एक मैथमेटिकल इक्वेशन दी गई है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर। तो हम क्या करते हैं, x की किस किस वैल्यू के लिए y की क्या क्या वैल्यू इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग आएगी वो हम एक टेबुलेटेड फॉर्म के अंदर लिख लेते हैं। आपको ये नज़र आ गया होगा कि x जब 0 है तो y 0 होगा, x जब 1 है तो y 1 होगा, एंड सो ऑन। तो ये इस इक्वेशन को यूज़ करके हमने क्या कर लिया, एक टेबल बना ली। और अब इस टेबल को हम क्या करेंगे, सिंपली जो हमारा एक्स वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है उसके ऊपर प्लॉट करेंगे। तो आप यहाँ देखिए एक्स एक्सिस के अंदर 1 2 3 4 मैंने 4 बराबर बराबर मार्किंग कर ली है क्योंकि यहाँ पर मेरे पास मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, 4 है। लेकिन क्योंकि y में आप देखिए मेरे पास मैक्सिमम वैल्यू 16 है, तो मैंने y पर कितने मार्क बना लिए हैं, इक्वल इक्वल 16 मार्क्स बना लिए हैं। तो जिस तरह आप ग्राफ प्लॉट करते हैं आपको बड़े अच्छे से आता है, ठीक है। तो 0 0 कहाँ होगा आप जानते हैं, ए इस पॉइंट पर होगा। सिमिलरली x1 पर y1 कहाँ होगा, ए यहाँ पर होगा। सिमिलरली x2 पर y4 कहाँ होगा, आप देखिएगा इस पॉइंट पर होगा। तो आपने जब ये पॉइंट्स ड्रॉ कर लिए सारे, तो आपके पास एक ये कर्व सा आ गया है। अब देखिए ग्राफ का ये कर्व सा आपके पास आ गया है। इसी कर्व को बोलते हैं पैराबोलिक शेप कर्व, या फिर इसी कर्व का नाम होता है पैराबोलिक शेप। यानी कि ये जो शेप आपको दिखाई दे रही है, आपको कुछ ऐसा लग रहा होगा कि यहाँ से एक लाइन यूँ चली और फिर उसके अंदर थोड़ा सा कर्व आया, थोड़ा सा मुड़ाव आया, और आगे वो मुड़ाव थोड़ा सा इंक्रीज़ हुआ, और आगे चल कर के ये लाइन इस तरह से यूँ आगे की तरफ बढ़ती चली गई। तो ये जो शेप आपको दिखाई दे रही है, इसी शेप को क्या नाम दिया जाता है मैथ में, पैराबोला का नाम दिया जाता है। यानी कि आप थोड़ा सा अगर इमेजिन करने की कोशिश करें तो एक बार ध्यान दीजिए जहाँ पर कर्सर है, ये कर्सर अभी देखिएगा यहाँ पर है कर्सर, इस कर्सर को मैं ओ से मिलाऊंगा। तो देखिएगा इस कर्सर को मैं नीचे लेके आया, नीचे लेके आया, नीचे लेके आया, और कुछ इस तरीके से मैंने ओ से मिला दिया, और फिर इस तरीके से मैं इसको ऊपर लेकर के जा रहा हूँ। तो शायद आपको ऐसी फीलिंग आ रही होगी कि मैं इंग्लिश के एक अक्षर यू की तरह का एक ड्रॉ बना रहा हूँ। यानी कि जैसे इंग्लिश में यू सिंबल होता है, कैपिटल यू, उसी तरह से मैंने देखिएगा इस तरीके से क्या किया है, एक इंग्लिश का अक्षर यू बनाने की कोशिश की है। कुछ इस तरीके से आप इमेजिन कर सकते हैं। और आप ये कह लीजिए कि ये जो ओ से लेकर के वाई तक की एक्सिस है, ये जैसे आपके यू को हाफ हाफ पार्ट में डिवाइड करती है। यानी कि हाफ पार्ट आपका इस तरफ रह गया और हाफ पार्ट आपका इस तरफ रह गया। तो ये जो आपको हाफ यू के जैसी शेप नज़र आ रही है, इसी शेप को हम क्या बोलते हैं, पैराबोला बोलते हैं मैथ में। अब देखो, भले ही इस लाइन के अंदर कर्व है, लेकिन ये ना तो पूरी तरह ट्रेंगुलर है ना रेक्टेंगुलर है। और कर्व का मतलब ये है कि
हो सकता था कि ये सर्कुलर हो जाती, क्योंकि सर्कल में भी कर्व होता है, लेकिन ये पूरी तरह सर्कुलर भी नहीं है। ठीक है, मतलब एक अजीब सी शेप है जो आज से पहले आपने कभी नहीं देखी होगी। तो आप अपनी इमेजिनेशन के लिए ये मान सकते हैं कि जैसे एक इंग्लिश का कैपिटल अक्षर यू लिखा हुआ है, ठीक है, और उसको हमने क्या किया, बिल्कुल बीचों बीच वर्टिकली हाफ हाफ पार्ट में डिवाइड कर दिया। तो ये जो कर्व आपको नजर आ रहा है, जिस पर फिलहाल कर्सर दौड़ रहा है, इसी शेप का नाम मैथ में क्या दिया जाता है, पैराबोला। और क्योंकि ये पैराबोला इस इक्वेशन से हमने बनाया है, इसीलिए इसको बोलते हैं इक्वेशन ऑफ पैराबोला। तो मुझे उम्मीद है कि एक थोड़ा सा रफ आइडिया आपको पैराबोला के बारे में हो गया होगा कि ये उसकी इक्वेशन होती है और कुछ इस तरह की पैराबोलिक शेप होती है। तो चलिए अब हम डिस्कस करते हैं हमारा आज का टॉपिक, जो है मोशन ऑफ ए चार्ज्ड पार्टिकल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। यहाँ पर ई सिंबल का मतलब है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इस टॉपिक का जो मतलब हुआ वो ये हुआ कि आपने किसी जगह पर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर रखी है और उस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर बाहर से कोई एक चार्ज्ड पार्टिकल एंट्री लेता है। तो हमें ये देखना है कि उस चार्ज्ड पार्टिकल ने जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर एंट्री ली तो उस पर फोर्स लगेगा कि नहीं लगेगा, और लगेगा तो जिस डायरेक्शन में वो चल रहा था उसी डायरेक्शन में चलता रहेगा या उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। तो कुल मिलाकर के एक चार्ज्ड पार्टिकल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर जब घुसता है तो उसके साथ क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड उसके साथ कैसा बिहेवियर करती है, ये सारी बातें हम इस टॉपिक के अंदर डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आप ध्यान दीजिए, यहाँ जो नेगेटिव चार्जेस आपको नज़र आ रहे हैं और यहाँ नीचे जो आपको पॉजिटिव चार्जेस नज़र आ रहे हैं। आप ऐसा कंसिडर कीजिए कि ये दो प्लेट्स हैं जिन पर मैंने पॉजिटिव और ऊपर वाली पर नेगेटिव चार्जेस किसी मेथड से क्या कर रखे हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर रखे हैं। और ये हम जानते ही हैं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है उसकी डायरेक्शन होती है पॉजिटिव चार्ज से लेकर के और नेगेटिव चार्ज की तरफ। यानी कि आप देखिएगा, जैसे मैंने ये एरो ऊपर की तरफ आपको दिखा रखा है और यहाँ पर लिखा हुआ है ई वेक्टर, यानी कि ये एरो किसकी डायरेक्शन को शो कर रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन को शो कर रहा है। उसके बाद आप अब ये मान के चलिए कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड आपने अप्लाई की है ये यूनिफॉर्म है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि आप ये देखिए, ये वाली जो डॉटेड लाइन है और ये वाली जो डॉटेड लाइन है, इन दोनों डॉटेड लाइन के बीच ही इलेक्ट्रिक फील्ड फैली हुई है। आप समझ गए होंगे, ठीक है। ना तो इस लाइन से इस तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड है और ना ही इस डॉटेड लाइन से इस तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड है, सिर्फ इन दोनों डॉटेड लाइनों के बीच में है इलेक्ट्रिक फील्ड का रीजन। तो इस रीजन के अंदर हर एक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की जो स्ट्रेंथ है, जो उसकी वैल्यू है और जो उसकी डायरेक्शन है वो सेम है। इसीलिए हम कहेंगे कि इस पूरे इलाके में यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट है। अब आपने क्या करना है, बाहर से एक चार्ज्ड पार्टिकल इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर एंटर करवाना है। तो आप ऐसा सपोज कीजिए कि ये जो आपको डॉटेड लाइन अभी नज़र आ रही है, तो ये डॉटेड लाइन ऐसी लाइन है जिस पर एक प्लस क्यू चार्ज का m मास का चार्ज्ड पार्टिकल चल के आ रहा है और मान लीजिए v उसकी वेलोसिटी है। तो ये जो आपको एरो का निशान नज़र आ रहा है, इस एरो के निशान का मतलब है कि आपका पार्टिकल बेसिकली लेफ्ट साइड से लेकर के चल रहा है और राइट साइड में आते आते वो क्या करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर एंट्री लेगा। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। तो ये जो पॉइंट O आपको नजर आ रहा है, आप ये कह सकते हैं कि ये पॉइंट O वो वाला पॉइंट है जहां पर आपका पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर एंट्री ले लेता है।
अच्छा, सबसे पहले तो हम बड़ी सिंपल सी बात करते हैं, किसी मैथमेटिक्स में या किसी फिजिक्स के कॉन्सेप्ट्स पर हम नहीं जाएंगे। बिल्कुल साधारण तरीके से आप ये सोच करके देखो, मैंने माना है कि ये जो m मास का पार्टिकल है जो कि v वेलोसिटी से चला हुआ आ रहा है, मैंने माना है कि इसके ऊपर प्लस q चार्ज है, यानी कि पॉजिटिव चार्ज है। तो आप खुद सोचिए कि एक पॉजिटिव चार्ज जब यूं चल के चल के चल के चल के अंदर आने की कोशिश करेगा, ठीक है, तो उसके साथ होगा क्या, ये नेगेटिव चार्ज जो प्लेट, सॉरी ये तो जहां भी कर्सर आपको दिखाई दे रहा है ये पॉजिटिव चार्ज है, तो ये जो आपका प्लेट का पॉजिटिव चार्ज है ये उस अंदर आने वाले पॉजिटिव चार्ज को रिपेल करेगा, और ये कर्सर जहां पर अभी है इस प्लेट का नेगेटिव चार्ज उस अंदर आने वाले पॉजिटिव चार्ज को अट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा। यानी कि कुल मिला के आप समझ गए होंगे कि जैसे ही वो पॉजिटिव चार्ज अंदर एंट्री लेगा उस पर क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, और वो पार्टिकल, ध्यान से देखिएगा, ये जो आपको डॉटेड लाइन नजर आ रही है जिस पर कर्सर फिलहाल चल रहा है, इस पर ना रह करके थोड़ा सा नेगेटिव प्लेट की तरफ मुड़ने की कोशिश करेगा, और ये तो होगा भी क्यों, यहां वाला पॉजिटिव उस पार्टिकल के पॉजिटिव चार्ज को रिपेल करेगा और यहाँ वाला नेगेटिव उस पार्टिकल के पॉजिटिव चार्ज को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। तो लाजमी है कि इस डॉटेड लाइन से हमारा पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्टिकल थोड़ा सा नेगेटिव प्लेट की तरफ डिफ्लेक्ट हो जाएगा, क्योंकि उस पर फोर्स लगेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड उस पर फोर्स लगाएगी। ठीक है, तो ये तो हुई बिल्कुल सिंपल सी बात। अब हम क्या करते हैं, थोड़ा सा इस कॉन्सेप्ट को फिजिकली भी समझेंगे और मैथमेटिकली भी हम इसका जो ट्रीटमेंट है वो करेंगे। तो मैंने, आप ये देखिएगा यहाँ पर क्या लिखा है कि जो पार्टिकल है आपका, उसने इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर जो एंट्री ली है वो परपेंडिकुलरली ली है, राइट एंगल पर ली है। इसका क्या मतलब है, आप ये देखिए कि पार्टिकल यूं लेफ्ट से चलता चलता राइट साइड की तरफ आ रहा है, ठीक है, जबकि आप देख सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कहाँ है, ऊपर की तरफ है। तो नेचुरली ये वाला एंगल आप ध्यान से देखिएगा 90 डिग्री ही तो है, तो इसका मतलब है कि आपके चार्ज पार्टिकल ने इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर परपेंडिकुलरली एंटर किया है। अब आप एक चीज़ और देख पा रहे होंगे यहाँ पर, ये जो पॉजिटिव प्लेट है ये देखिएगा x डिस्टेंस तक फैली हुई है, और मैंने क्या लिखा है, दैट हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस अप टू विच इलेक्ट्रिक फील्ड इज प्रेजेंट। आप देख सकते हैं इस प्लेट के आगे यहाँ पर ना कोई प्लेट है और ना ही कोई चार्ज है। सिमिलरली ऊपर भी आप देख सकते हैं ना तो यहाँ पर कोई प्लेट है और ना यहाँ पर कोई चार्ज है। इसका मतलब ये है कि आप ये मानिए कि इस डॉटेड लाइन से लेकर के और इस डॉटेड लाइन के बीच में x हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है, और इसी x हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस तक ही इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो काम कर रही है। ठीक है, इसके बाहर इस साइड भी और इसके बाहर इस साइड भी कोई इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट नहीं है। तो x वो डिस्टेंस हो गया जिस डिस्टेंस तक इलेक्ट्रिक फील्ड आपका क्या कर रही है, प्रेजेंट है, अपना काम कर रही है। और ये x कैसा है, ये x हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है। और आप देखिएगा अगर मैं इस हॉरिजॉन्टल एक्सिस को एक्स एक्सिस बोल दूं तो ये वाली जो वर्टिकल एक्सिस है, या फिर आप ये देखिएगा कि ये वाली जो वर्टिकल एक्सिस है, इसको मैं क्या बोल सकता हूं, वाई एक्सिस बोल सकता हूं। अब आगे अगर आप ध्यान से देखें, ये स्मॉल वाई क्या मैंने दिखा रखा है, स्मॉल वाई का मतलब है डिस्प्लेसमेंट ऑफ चार्ज्ड पार्टिकल अलोंग वाई एक्सिस या अलोंग वाई डायरेक्शन। इसका मतलब सुनिए क्या है, देखिए जब आपका चार्ज्ड पार्टिकल एंट्री लेता है जस्ट पॉइंट ओ पर, तो आप ये देखिए आपको ऐसा लगेगा कि जहां कर्सर है फिलहाल आपका पार्टिकल यहाँ है, और यहाँ से आप ये देखिए मैंने एक ये जो डॉटेड लाइन निकाल रखी है, आप ये भी बोल सकते हैं कि हमारा पार्टिकल इस डॉटेड लाइन के ऊपर है। क्यों, क्योंकि हमारा पार्टिकल अभी ओ पर है और ओ हमारा इसी डॉटेड लाइन पर तो लाई करता है कि नहीं करता। ठीक है, लेकिन जैसे ही वो चार्ज पार्टिकल अब अंदर एंट्री ले गया है इलेक्ट्रिक फील्ड के, तो आपको पता है कि उस पॉजिटिव चार्ज पर ये वाला पॉजिटिव और ये वाला नेगेटिव फोर्स लगाएंगे और अल्टीमेटली वो थोड़ा सा क्या हो जाएगा,
प्लेट के नेगेटिव चार्ज की तरफ डिफ्लेक्ट होता चलेगा, डिफ्लेक्ट होता चलेगा, डिफ्लेक्ट होता चलेगा। और जब वो पॉइंट ए पर आ गया तो आप ये देखिएगा कि ये जो पॉइंट ए है, अगर मैं कुछ इस तरीके से पॉइंट ए पर लाइन खींचूं, जैसा कि मैं कर्सर को हिलाऊंगा, देखिएगा आप इस तरीके से ए ऐसे, यानी कि आपको नजर आ रहा होगा कि पॉइंट ए पर मैंने क्या कोशिश की है, एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींचने की कोशिश की है, जैसा कि आपको हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मूव करता हुआ ये कर्सर एहसास भी करवा रहा होगा। तो आप एक चीज़ बताइए मुझे, पॉइंट ए पर जो हॉरिजॉन्टल लाइन है और पॉइंट ओ पर जो ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, इन दोनों के बीच में हाइट कितनी है आप देखिएगा। इस हाइट को मैं बोल रहा हूं स्मॉल वाई। तो मैंने वही लिखा है कि स्मॉल वाई क्या है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ द चार्ज्ड पार्टिकल है इन दी वाई डायरेक्शन। क्यों? क्योंकि पार्टिकल जैसे जैसे ऊपर की तरफ जा रहा है तो नेचुरली वो वाई डायरेक्शन में ही तो ऊपर की तरफ डिस्प्लेस हो रहा है। ठीक है, तो मैंने उसकी डिस्प्लेसमेंट कितनी मान ली, स्मॉल वाई मान ली। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अच्छा, जैसे ही वो पार्टिकल पॉइंट ए से बाहर निकलेगा, क्योंकि चलता तो वो आ ही रहा है, ठीक है, तो ओ से लेकर के ए तक तो वो कहाँ मूव कर रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर मूव कर रहा है। लेकिन जैसे ही वो ओ से बाहर जैसे ही वो ए से बाहर निकलेगा तो क्या होगा, ए से बाहर निकलते ही, क्योंकि उस पर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड काम नहीं करेगी, इसलिए वो जो डायरेक्शन में चल रहा था उसी डायरेक्शन में चलता रहेगा, यानी कि बिल्कुल सीधा यहाँ से चलता चलता चलता, और मान लीजिए पॉइंट बी पर हमारी इस स्क्रीन को क्या करेगा, हिट करेगा। यहां तक की बात आपको समझ में आ गई होगी। अब देखिएगा, आप बिल्कुल एक चीज ध्यान से समझने की कोशिश करें। ये जो आपको डॉटेड लाइन दिखाई दे रही है, ये रिप्रेजेंट कर रही है एक्स एक्सिस को, और ये वाली जो वर्टिकल लाइंस हैं, चाहे ये वाली वर्टिकल लाइन हो, चाहे ये वाली वर्टिकल लाइन हो, चाहे ये वाली वर्टिकल लाइन हो, या फिर ये वाली वर्टिकल लाइन हो, ये सभी वर्टिकल लाइंस किसको रिप्रेजेंट कर रही हैं, वाई एक्सिस को। तो हम क्या बोलेंगे कि जितनी भी हॉरिजॉन्टल लाइंस इस डायग्राम में हैं वो रिप्रेजेंट करेंगी आपकी एक्स एक्सिस को, और जितनी भी वर्टिकल लाइंस हैं वो किसको रिप्रेजेंट करेंगी, वाई एक्सिस को रिप्रेजेंट करेंगी। तो अब आप एक चीज देखिएगा, आपसे अगर सिंपल सी बात पूछी जाए कि इलेक्ट्रिक फील्ड किस एक्सिस के अलोंग है, तो आप समझ गए होंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड तो पॉजिटिव से लेकर के नेगेटिव की तरफ होती है, और क्योंकि वो वाई एक्सिस के पैरेलल है, इसका मतलब है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज एक्टिंग अलोंग वाई एक्सिस। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड वाई एक्सिस के अलोंग काम कर रही है, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज्ड पार्टिकल पर फोर्स भी कहाँ लगाएगी, वाई एक्सिस के ही अलोंग लगाएगी। और क्योंकि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, कोई फोर्स नहीं है, इसीलिए मैं लिख सकता हूं कि एफ हॉरिजॉन्टल इज इक्वल टू 0। इसका मतलब है कि हमारा जो चार्ज्ड पार्टिकल अंदर एंट्री लेगा उस पर सिर्फ वाई डायरेक्शन के अंदर फोर्स लगेगा, हॉरिजॉन्टल यानी कि एक्स डायरेक्शन के अंदर उस पर कोई भी फोर्स नहीं लगेगा। अब देखिए, जैसा कि आपको यहां दिखाई दे रहा है, E इज इक्वल टू एफ बाई क्यू, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है वो होती है फोर्स बटे चार्ज। तो फोर्स किसके बराबर आ जाएगा, आप देखिए चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड के बराबर आ जाएगा। और ये फोर्स क्या है, ये फोर्स वो वाला फोर्स है जो ये इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे इस प्लस क्यू चार्ज पार्टिकल पर लगाएगी। यानी कि जैसे ही ये चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर घुसेगा तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड बेसिकली इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हमारे चार्ज पार्टिकल पर क्या करेगी, फोर्स लगाएगी। अब देखो, न्यूटन के सेकंड लॉ के अकॉर्डिंग हम जानते हैं कि अगर किसी भी ऑब्जेक्ट पर फोर्स लग रहा है तो F इज इक्वल टू एम ए की इक्वेशन हम लिख सकते हैं। F क्या है, उस पार्टिकल पर लगने वाला फोर्स, M क्या है, उस पार्टिकल का मास, और A क्या है, फोर्स लगने की वजह से उस पार्टिकल के अंदर पैदा होने वाली एक्सेलरेशन। तो अब आप एक चीज देखो,
इलेक्ट्रिक फील्ड ने इतना फोर्स लगा दिया। ये फोर्स लगा किस पर है? ये हमारे इस m मास और q चार्ज के पार्टिकल पर लगा है। तो नेचुरली आप ये कहेंगे कि इसके अंदर कुछ ना कुछ एक्सेलरेशन भी पैदा हो जाएगी। और मान लीजिए अगर वो एक्सेलरेशन a है, तो आप एक चीज़ देखिएगा, जब हम इन दोनों को कंपेयर करेंगे तो आपके पास एक्सेलरेशन का फॉर्मूला आ जाएगा q इंटू ई डिवाइड बाई m। और यहाँ आप देखिए q क्या है? आपके चार्ज्ड पार्टिकल का चार्ज, e क्या है? उस इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ जिस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर हमारा चार्ज पार्टिकल घुसा है, और m क्या है? हमारे चार्ज्ड पार्टिकल का मास। तो देखो आप F इज इक्वल टू क्यू ई और F इज इक्वल टू एम में से हमने A निकाल ली, और A का मतलब क्या है? एक्सेलरेशन विच इज प्रोड्यूस्ड inside the charged particle due to the electric force which is applied by the electric field E vector। अब देखो यहां पर मैंने लिखा है कि क्योंकि F आपका y एक्सिस में है, क्योंकि आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड y एक्सिस के अलोंग है, तो नेचुरली फोर्स भी कहां होगा? y एक्सिस के अलोंग होगा। और आप जानते हैं F इज इक्वल टू एम में m तो स्केलर है, तो अगर एक्सेलरेशन वेक्टर है, F अगर वेक्टर है, तो जहां F होगा वहीं A होगी। इसका मतलब है कि अगर आपका F अलोंग y एक्सिस है तो एक्सेलरेशन भी कहां होगी? अलोंग y एक्सिस ही होगी। ठीक है, तो हमने एक्सेलरेशन की बेसिकली क्या निकाल ली? यहाँ से वैल्यू भी निकाल ली और डायरेक्शन भी निकाल ली। अब यहाँ देखिए आप ध्यान से, आपका जो पार्टिकल है वो पॉइंट O पर एंट्री लेता है और चलता 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 पॉइंट A से वो क्या करता है? इलेक्ट्रिक फील्ड से बाहर निकल जाता है। यानी कि आपका जो पार्टिकल है वो O से लेकर के A तक कुछ ना कुछ तो टाइम लेगा ही इस इलेक्ट्रिक फील्ड को क्रॉस करने में। तो मैंने यहां पर निकाला है टाइम टेकन बाय द पार्टिकल टू ट्रेवर्स फील्ड, यानी कि वो फील्ड को क्रॉस करने में कितना टाइम लेता है। हमें पता है टाइम होता है किसके बराबर? डिस्टेंस डिवाइड बाय वेलोसिटी या फिर स्पीड के बराबर। तो आप एक चीज़ ध्यान से देखिएगा कि जो हमारा ये पार्टिकल है उसने हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया है? नेचुरली उसने पॉइंट O पर एंट्री ली थी, और अगर मैं A पॉइंट के हिसाब से देखूं तो ज़रा नीचे देखिएगा जहां पर मैं कर्सर को लेके आ रहा हूं, ये वाला पॉइंट, ठीक है। तो यहां से वो बेसिकली बाहर निकल जाएगा। तो आप ये देखो यहां से लेकर के और यहां तक का जो ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है ये x ही तो हुआ, तो आपका डिस्टेंस की जगह क्या आ जाएगा? x आ जाएगा। और उस पार्टिकल की वेलोसिटी कितनी थी? v, तो यहां पर आपका क्या आ गया? v। तो इसका मतलब है t इज इक्वल टू एक्स अपॉन वी से आप क्या कर सकते हैं? वो टाइम निकाल सकते हैं जितना टाइम आपका पार्टिकल लेगा इस इलेक्ट्रिक फील्ड को क्रॉस करने के लिए। और आप एक चीज़ और देख सकते हैं कि जितना टाइम वो पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रहता है, यानी कि मान लीजिए t वो टाइम है, तो उतने टाइम में आप ये देखिए स्मॉल y क्या है? उसके द्वारा की गई वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट है, यानी कि y एक्सिस के अलोंग की गई डिस्प्लेसमेंट है। तो अगर हम एक इक्वेशन पे ध्यान दें, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर, और इस इक्वेशन को अगर मैं अलोंग y एक्सिस लगाऊं तो आप ये देखिएगा कि इस इक्वेशन पे मैंने जहां जहां वेक्टर सिंबल हैं उनके सबस्क्रिप्ट में y लिख दिया है। यानी कि अगर आप एक बार y को हटा करके सोचें तो इक्वेशन क्या है? s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर। ठीक है, तो टाइम तो इसमें स्केलर है, लेकिन एक्सेलरेशन और आपका जो वेलोसिटी है और जो आपका डिस्प्लेसमेंट है वो तो वेक्टर क्वांटिटीज है ना। तो क्योंकि ये इक्वेशन में अलोंग y एक्सिस लगाना चाहता हूं, तो मैंने डिस्प्लेसमेंट भी कहां वाला कंसीडर किया? अलोंग y एक्सिस वाला। और वेलोसिटी भी कहां वाली कंसीडर की? अलोंग y एक्सिस वाली। और एक्सेलरेशन तो आप देखिएगा y एक्सिस के अंदर है ही, जो हमने ऊपर यहां पर देखिए वैल्यू निकाली हुई है। तो sy का मतलब क्या होगा? sy का मतलब होगा डिस्प्लेसमेंट बाय द पार्टिकल अलोंग y एक्सिस। तो नेचुरली आपका पार्टिकल यहां से लेकर के यहां तक, यानी कि स्मॉल y के बराबर डिस्प्लेसमेंट कर चुका है। तो sy की जगह यहां पर क्या आ गया? y आ गया।
और अब एक चीज़ आप देखो, टी का मतलब तो वही है कि आपके पार्टिकल ने टाइम कितना लिया है इलेक्ट्रिक फील्ड को क्रॉस करने के लिए, यानी कि आपका जो पार्टिकल है इसी टी टाइम के अंदर ये स्मॉल वाई डिस्प्लेसमेंट क्या कर पाया था, ट्रेवल कर पाया था। अब आप यहाँ देखिए यू वाई का क्या मतलब है। यू का मतलब होता है इनिशियल वेलोसिटी, और यू वाई का क्या मतलब है, इनिशियल वेलोसिटी का वाई कंपोनेंट। अब एक चीज़ पे आप ध्यान दो, जो पार्टिकल हमारा यहाँ लेफ्ट से लेकर के राइट आ रहा था, तो जैसे ही उसने पॉइंट ओ पर एंट्री की, आप खुद सोचिए एंट्री के वक्त के टाइम को ही तो हम इनिशियल टाइम कहेंगे, तो उस टाइम पर हमारा पार्टिकल एक्स एक्सिस के अलोंग चल रहा था, वाई एक्सिस के अलोंग उसकी कोई भी वेलोसिटी का कंपोनेंट नहीं था। आप इस चीज़ को समझ गए होंगे। भाई मैंने जैसे कहा कि पार्टिकल ने परपेंडिकुलरली एंट्री ली है इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, तो नेचुरली आप ये कहेंगे कि उसकी इनिशियल वेलोसिटी कहाँ थी, इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर थी, यानी कि इस एक्स एक्सिस के अलोंग थी। तो अब आप खुद सोचो कि अगर आपके पार्टिकल की इनिशियल वेलोसिटी है ही सारी की सारी एक्स एक्सिस के अलोंग, तो वाई एक्सिस में उसका कंपोनेंट कितना होगा, जीरो। इसीलिए यू वाई की जगह जब आप जीरो पुट करेंगे तो ये सारा फैक्टर जीरो हो जाएगा। हाफ की जगह आपने हाफ रखा। ए वाई का मतलब है एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल इन वाई डायरेक्शन, जो कि आप यहाँ देखिए ऊपर वैल्यू हमने निकाल रखी है, तो एक्सेलरेशन की जगह हम ये वैल्यू पुट कर देंगे, और टी स्क्वायर की जगह हम ये वाली इक्वेशन रख देंगे, क्योंकि टी होता है आपका एक्स बाय वी के बराबर, तो यहाँ पर एक्स बाय वी का स्क्वायर आ जाएगा। और जब आप इसको सोल्व करेंगे तो आप ये देखिए आपके पास कुछ ये एक्सप्रेशन आएगा। यहाँ पर Q क्या है, आपके पार्टिकल का चार्ज जो कि कांस्टेंट है, एक बार आपने जो चार्ज पार्टिकल ले लिया सो ले लिया। E का मतलब है इलेक्ट्रिक फील्ड, वो भी आपने जितनी लगा दी सो लगा दी, ये भी कांस्टेंट है। 2 भी कांस्टेंट है, आपके चार्ज पार्टिकल का मास भी कांस्टेंट है, और वो जिस वेलोसिटी से चला आ रहा था वो वेलोसिटी कह लो या वो स्पीड कह लो, वो भी क्या है, कांस्टेंट है। तो कुल मिलाकर के ये सारा फैक्टर हो गया कांस्टेंट, इसीलिए यहां पर मैंने कांस्टेंट की जगह क्या लिख दिया, के लिख दिया। तो आप ये देखिएगा ध्यान से कि ये जो ऊपर वाली इक्वेशन है, नीचे हम क्या लिख सकते हैं इसको, y इज इक्वल टू के एक्स स्क्वेयर, और अभी आपने देखा था पीछे कि y इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर या y इज इक्वल टू के एक्स स्क्वेयर, ये इक्वेशन किसकी होती है, पैराबोला की होती है। तो इसका मतलब ये है कि जैसे ही आपका चार्ज्ड पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर एंट्री लेगा, तो उसकी जो ट्रेजेक्ट्री है, उसका जो रास्ता है चलने का, उसकी शेप पैराबोलिक शेप से क्या करेगी, रिजेंबल करेगी। और आप यहाँ ध्यान से देख भी सकते हैं, आप ये देखिएगा, जैसे आप यहाँ कर्सर पर ध्यान दीजिए कि जैसे कर्सर को मैं नीचे ला करके यूं ओ के साथ मिला रहा हूं और फिर इसको ऐसे यूं लेके जा रहा हूं, तो करीब करीब आपको एक थोड़ा सा यू शेप की याद आ रही होगी, और वैसा ही लग रहा होगा कि जैसे ये ओ वाई एक्सिस आपके यू को क्या करती है, वर्टिकली दो बराबर बराबर पार्ट्स में डिवाइड करती है। तो आप ध्यान से देखिएगा, ओ से लेकर के ए पॉइंट तक का जो ये रास्ता है, इसकी शेप कैसी है, पैराबोला के जैसी है। तो हम क्या बोलेंगे कि अगर एक चार्ज्ड पार्टिकल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में एंट्री लेता है, तो वो चार्ज्ड पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर कैसी ट्रेजेक्ट्री यानी कि कैसे रास्ते के अंदर चलेगा, एक पैराबोलिक रास्ते के अंदर चलेगा, यानी कि उस पार्टिकल के द्वारा जो पाथ चला गया है उस पाथ की शेप पैराबोला के जैसी होगी। तो यहाँ देखिए हमने जो अभी तक पढ़ा है, सिर्फ उन्हीं बातों को हमने लिख लिया है एक डिस्कशन के तौर पर। आपकी सहूलियत के लिए यहाँ नीचे अगर आप कर्सर पर ध्यान दें तो आपको नज़र आ रहा है कि ये वही डायग्राम है जो हमने अभी कुछ देर पहले ही स्टडी किया था। तो इस डायग्राम के बेस पर हमने ये देखा कि हमारा चार्ज्ड पार्टिकल जब इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर घुसता है तो वो पॉइंट ओ से लेकर के और पॉइंट ए तक तो कैसा पाथ ट्रेवल करता है, एक पैराबोलिक पाथ ट्रेवल करता है। लेकिन ए से लेकर के बी तक, क्योंकि अब वो इलेक्ट्रिक फील्ड से बाहर निकल चुका है, तो वो एक स्ट्रेट लाइन फॉलो करता है। तो यहाँ देखिएगा मैंने लिखा है कि इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज्ड पार्टिकल फॉलोज अ पैराबोलिक पाथ फ्रॉम ओ टू ए,
and as the charged particle leaves electric field at point A, it follows a straight line path AB which is tangent एट पॉइंट ए। यानी कि आप ये कह सकते हैं कि अगर यहाँ आप इस पॉइंट ए पर एक टेंजेंट ड्रॉ करने की कोशिश करेंगे तो वो टेंजेंट ए बी की डायरेक्शन में ही जाएगा। तो यहाँ जो 3 पॉइंट्स आपको नीचे नज़र आ रहे हैं इन पर भी हम एक बार जो है ध्यान देते हैं। देखिएगा, व्हेन चार्ज्ड पार्टिकल एंटर्स परपेंडिकुलरली इट फॉलोज पैराबोलिक पाथ इन द इलेक्ट्रिक फील्ड, ये बात हम अभी कर चुके हैं। दूसरा, व्हेन चार्ज्ड पार्टिकल इज एट रेस्ट और मूविंग इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इट एक्सपीरियंसेस अ फोर्स क्यू ई इन द डायरेक्शन ऑफ ई एंड इज एक्सेलरेटेड इन द डायरेक्शन ऑफ ई। इसका मतलब क्या है? देखिए, मान लीजिए आपने चार्ज पार्टिकल को यहाँ रख दिया जहाँ पर कर्सर अभी है, ठीक है, तो यानी कि वो रेस्ट में है। तो या तो हमारा चार्ज पार्टिकल रेस्ट में हो या फिर वो इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर नहीं बल्कि इस तरीके से देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल चल रहा हो। आप देखिएगा इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल डायरेक्शन है अभी कर्सर की। तो उस केस में क्या होगा? अगर आपका चार्ज पार्टिकल यहाँ रेस्ट पे है तब भी इलेक्ट्रिक फील्ड उस पर फोर्स लगाएगी, और अगर वो चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल चल रहा है तब भी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगी? उस पर अपनी ही डायरेक्शन के अंदर फोर्स लगाएगी। और अगर फोर्स लगाएगी तो नेचुरली उस फोर्स की वैल्यू होगी इतनी, और फोर्स लगने की वजह से आपका चार्ज पार्टिकल क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन के अंदर ही एक्सेलरेट हो जाएगा। और आप यहाँ देखिए तीसरे पॉइंट में कि अगर आपका चार्ज्ड पार्टिकल मूव करता है अपोजिट टू ई। अपोजिट टू ई का मतलब कि आपकी ई की तो डायरेक्शन है प्लस से लेकर के माइनस तक, लेकिन मान लीजिए आपका पार्टिकल चल रहा है माइनस से लेकर के प्लस तक, तो यहाँ पर क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड उस पार्टिकल पर फोर्स लगाएगी। और आप देखो पार्टिकल चल रहा है पॉजिटिव चार्ज की तरफ, जबकि उस पार्टिकल पर फोर्स लगेगा नेगेटिव चार्ज की तरफ। तो नेचुरली उस पार्टिकल की जो वेलोसिटी है वो कम हो जाएगी, यानी कि आपका पार्टिकल क्या हो जाएगा? रिटार्ड हो जाएगा। उसके अंदर एक्सेलरेशन कैसी होगी? नेगेटिव होगी। तो रिटार्डेशन की वजह से ही आप यहाँ पर देख सकते हैं कैसा साइन आया है? नेगेटिव साइन आया है, क्योंकि इतना रिटार्डिंग फोर्स उस पार्टिकल पर इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगी, बिकॉज that particle is moving in a direction opposite to the direction of electric field.